एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का संबोधन, जहां उन्होंने एनडीए को लेकर कहा कि एनडीए ने मुझे नया दायित्व दिया है, नए दायित्व के लिए बहुत आभारी हूँ। तो एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है और आपको बता दें कि पीएम मोदी को सहमति के साथ में जहां एनडीए का नेता चुना गया और बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए ने मुझे नया दायित्व दिया है, नए दायित्व के लिए बहुत आभारी हूँ। तो एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए ने मुझे नया दायित्व दिया है, नए दायित्व के लिए उन्होंने बहुत आभार जताया। कहा कि नए दायित्व के लिए बहुत आभारी हूँ। तो आज की बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जहां सर्वसहमति के साथ में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए का नेता चुना गया है। तो बैठक खत्म हो चुकी है, एनडीए की ये बैठक, जिसमें पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुना गया और इस बैठक में उन्होंने अपना संबोधन दिया। कहा कि एनडीए ने मुझे नया दायित्व दिया है, नए दायित्व के लिए बहुत आभारी हूँ। तो एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने संबोधन दिया। कहा कि एनडीए ने मुझे नया दायित्व दिया है, नए दायित्व के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जुड़ चुके हैं। सर, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। हाँ बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर जो अभी तक 10 साल से सरकार चला रहे थे नरेंद्र मोदी, उनको एक बार फिर से एनडीए गठबंधन ने अपना नेता चुना है। और देश की जो संसद है, पुरानी संसद, जहां पर देश का संविधान सभा की बैठक हुई थी, जहां देश का संविधान बना था, जहां पर देश आजाद होने के बाद पहली बैठक हुई थी, उस स्थान पर ये बैठक बीजेपी एनडीए संसदीय दल की हुई। और यहाँ पर आप देखिए, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संविधान को प्रणाम किया। उसके बाद प्रधानमंत्री को अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई। राजनाथ सिंह जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं, उनने इस प्रस्ताव को पेश किया, उनने प्रस्ताव रखा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर 11 लोगों ने, जो एनडीए सहयोगी दल के सदस्य हैं, 11 सहयोगियों ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और सर्वसम्मति से मेजे थपथपाकर नरेंद्र मोदी को फिर से एनडीए का नेता चुना गया। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तमाम सहयोगियों ने अपनी अपनी बात भी रखी। नीतीश कुमार ने भी अपनी बात रखी। जो सबसे रोचक बात उनकी ये थी कि ये कहा जाता है कि छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हम तो कभी अब छोड़कर नहीं जाएंगे, साथ रहेंगे। इस तरीके की बातें भी उन्होंने अपनी बात कही, क्योंकि नीतीश कुमार को ये आया राम गया राम पलटू राम जैसी संज्ञा दी जाती थी, तो उन्होंने अपनी बात रखी। चिराग पासवान ने अपनी बात रखी, उनने भी समर्थन दिया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर। एनडीए के सहयोगी होने के कारण उन्होंने अपना दायित्व की बात की। चाहे वो पवन कल्याण हो, तो तमाम नेता जो एनडीए गठबंधन के हैं, एकनाथ शिंदे ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी अपनी बात भी रखी है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे से ज्यादा का अपना भाषण दिया। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने भी इस पर एनडीए को ही मजबूत करने की बात कही, उसने गठबंधन धर्म को निभाने की बात कही। ये याद दिलाया कि 1998 में जब एनडीए बना था, तो प्रकाश सिंह बादल जैसे नेता जो उसमें उसके फाउंडर मेंबर रहे, सहयोगी रहे, उनको याद करके वो अकाली दल को भी साधने की कोशिश की है, जो इस बार के चुनाव में एनडीए के साथ नहीं था।
तो पुराना उनने यह इतिहास दोहराया है। और एक बड़ी बात इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की तो बात दोहराई, अपने संकल्प दोहराए उनने कि गरीबों को 3 करोड़ और मकान बनाकर देना है, देश का कैसे विकास करना है, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। ये सब बातें करने के साथ प्रधानमंत्री ने गठबंधन में सर्वधर्म समभाव की बात कही है, सबको साथ लेकर चलने की बात कही है। और ये गठबंधन को एक नया शब्द दिया उन्हें, एनडीए गठबंधन को उनने कहा ये ऑर्गेनिक अलायंस है। ऑर्गेनिक अलायंस मतलब जैविक अलायंस, प्राकृतिक अलायंस, प्राकृतिक गठबंधन है, जो उन सहयोगी जो है एनडीए के सहयोगी उनमें से किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। और कोई यदि आना चाहेगा एनडीए में तो उसके लिए भी ये नुकसानदेह नहीं, उसके लिए भी फायदेमंद होगा। तो इस तरीके से जैसे ऑर्गेनिक फल होती हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं, ऑर्गेनिक अनाज होता है, तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने एनडीए को एक नए रूप में और एक तरीके से ये कहें कि बाकी इंडिया गठबंधन में जब जो टूट फूट होने की संभावना इसके बाद दिखाई दे रही है, तो वहां के लोगों को भी एनडीए की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। उन्हें ये कहकर उन्हें विकास का तो अपना संकल्प दोहराया, गठबंधन धर्म की भी पूरी बात की उन्हें। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है संविधान कक्ष में जब बात कर रहे थे वो सेंट्रल हॉल में, तो प्रधानमंत्री ने ये इंडिया गठबंधन पर भी आरोप लगाया उन्हें कि जो ईवीएम को 2 गालियां देते थे, अब वो ईवीएम के बारे में कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं। तो ईवीएम को पाक साफ बताने की कोशिश करें, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है कांग्रेस 99 तक पहुंच गई। उन्होंने इस बात को भी कहा कि लगातार 10 साल विपक्ष में रहने के बाद भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यूपीए के जो भ्रष्टाचार थे, वो भ्रष्टाचार की वजह से ही इंडिया गठबंधन जो नाम बदलकर अब नया यूपीए छोड़कर नए नाम के साथ गठबंधन बनकर आया, वहां पर उसके बावजूद उन पर वो जो भ्रष्टाचार के जो दाग थे वो अभी भी लोगों को दिख रहे थे, इसलिए वो सरकार बनाने के करीब भी नहीं पहुंच पाया। तो प्रधानमंत्री ने तमाम तरह की बातें करने के साथ ही सबसे ज्यादा उन्होंने अपने गठबंधन के सहयोगियों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि वो उनको साथ गठबंधन धर्म को निभाएंगे। और जिस तरीके से एनडीए 10 साल तक चला, जिस तरीके से एनडीए पहले 1998 से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के समय चला, वही एनडीए आगे भी चलता रहेगा। एक बड़ी बात और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कही है, उन्होंने कहा है कि अभी पोर्टफोलियो को लेकर जो सवाल उठ रहा है, उन्होंने कहा किसी को पोर्टफोलियो को लेकर यदि किसी का फोन आता है तो इस पर विश्वास मत कीजिए, उसको क्रॉस कीजिए, वेरीफाई कीजिए उसको क्या ऑथराइज पर्सन की तरफ से आपको ये मैसेज किया गया है, क्योंकि अभी इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने कुछ हास परिहास के अच्छे क्षण भी यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री ने हंसी मजाक की बातें भी की हैं उनने, और एक तरीके से उन्हें अपना पूरा संदेश जो है 1.5 घंटे से अधिक के भाषण में प्रधानमंत्री ने रखा है सामने, और देश को एक नई दिशा देने की बात कही है। और इसका जो लाइव प्रसारण हुआ है इसका, तो इससे पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि किस तरीके से एनडीए के सहयोग के से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ रहे हैं। राजनाथ सिंह ने ये बात कही, अमित शाह ने ये बात कही कि 60 साल बाद ये अवसर आया है कि देश का कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरे कार्यकाल पर पहुंच रहा है, 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहा है। जो जवाहरलाल नेहरू थे उसके बाद ये मौका पहली बार आया है। तो निश्चित तौर पर ये पूरी स्थितियां यहाँ पर निर्मित की गई। एक तरीके से ये कहें कि एनडीए को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बात ये भी कही कि एनडीए था और एनडीए रहा है और एनडीए आगे भी रहेगा। तो एनडीए को बहुमत मिला है, तो जो विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मोदी की हार है, 240 सीटों पर सिमट गए हैं मोदी सरकार, उनको पूरी तरह बहुमत नहीं मिला है, तो उसने कहा कि हमने एनडीए के तौर पर चुनाव लड़ा था और देश की जनता ने मैंडेट अपना एनडीए को दिया है। नैन्सी, बिल्कुल, चूंकि आज उन्हें अब नेता चुन लिया गया है, लेकिन एक और ये सवाल जो कि अब जब गठन किया जाएगा, चूंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बहुत जल्द की शपथ लेने वाले हैं और उनके साथ में कई मंत्री भी अपने पद की शपथ लेंगे। अब जब कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कई सारे लोग अपने दावे रखेंगे, जहां कई दबाव की राजनीति भी अब देखने को मिलेगी। जो संगठन, जो सहयोगी दल थे, उन्होंने भी अपनी मांगे रखी हैं। अब कैसे संतुलन बिठाया जाएगा? देखिए नैन्सी, संतुलन जहां तक ये बात है गठबंधन धर्म की, तो एनडीए को पहले से आता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बार बार एनडीए का जिक्र किया है, तो उसने यही बात कही है कि सबको साथ लेकर सभी राज्यों का विकास समावेशी दृष्टि से करने के लिए सबका ध्यान रखने की जो नीति है उनकी, वो आगे भी जारी रहेगी। जब पिछले 10 साल का जो कार्यकाल था, जब बीजेपी अकेले मेजोरिटी में थी, लेकिन फिर भी एनडीए गठबंधन धर्म को निभाती रही, एनडीए के सहयोगियों को भी उन्होंने मंत्री पद बांटे थे, उन राज्यों में भी उन्होंने विकास के कार्य किए थे। और खासकर प्रधानमंत्री ने अभी क्या है, दक्षिण के राज्यों पर खास फोकस भी होगा उनका, ये भी उन्होंने संकेत दिया है। लेकिन जो अभी जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जो इसको लेकर जो अफवाहें चल रही है, चूंकि टेक्नोलॉजी का युग है, कोई भी लेटर इशू कर देगा, उसको भरोसा मत कीजिए, अभी तय नहीं किया है। एक तरीके से उन्होंने कहा कि अभी हमने तय नहीं किया है। और जो प्रधानमंत्री ये कह रहे थे,
तो स्क्रीन पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि इसको लेकर बातचीत तो आपस में हुई होगी, लेकिन किस दल को कितना वेटेज होगा, क्या फार्मूला होगा, इसको लेकर बातें हो रही होंगी। ये कहा जा रहा है 4 सांसद पर 1 मंत्री पद दिया जाएगा, कोई बातें ये भी है कि 5 सांसद पर 1 मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी अपने पास रखेगी। कुछ पोर्टफोलियोज जो है बड़े सहयोगी हैं, जैसे तेदेपा है जो 16 सीटें सांसद है उनके पास, जदयू है 12 सांसद है उनके पास, चिराग पासवान जो बाहर रहने के बावजूद आस्था उन्हें नहीं छोड़ी थी नरेंद्र मोदी के प्रति और बीजेपी के प्रति, उनको भी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। वो युवा है, संस्कृति विभाग को हो सकता है उनको मिल जाए। रेलवे जैसे मंत्रालय की मांग नीतीश कुमार से निश्चित तौर पर होगी और वो ये बात करते रहे हैं। तो कुछ डेवलपमेंट के पैकेज की भी बात यहाँ पर है, तो तमाम चीजें होंगी, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। इस बैठक के बाद जो संसद में हुई है सेंट्रल हॉल में, इसके बाद अब जो गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं, सहयोगी दल के जो 14 दलों के जो नेता हैं, वो साथ में अब राष्ट्रपति भवन जाएंगे। नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो सांसदों से समर्थन के पत्र पे साइन कराया गया, वो सब लेकर वहां जाएंगे और वहां पर ये बताएंगे कि हम जो है नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है एनडीए का, और एनडीए के सारे सहयोगी हम साथ हैं और सबकी सिग्नेचर है। 293 लोगों के सिग्नेचर लेके वो वहां पर जाकर वो देंगे। राष्ट्रपति फिर उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। जो अभी तक जो जानकारी आ रही है नैन्सी, कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री की शपथ होगी और शाम 6 बजे का समय इसके लिए निर्धारित किया जा रहा है। कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें आमंत्रित किए जा रहे हैं, पड़ोसी देशों के कुछ सेशन सदस्य, साउथ अफ्रीका जैसे देशों से भी कुछ उधर से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। तो एक तरीके से कहें कि पिछले 2 कार्यकाल की तरह ही प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो भव्य होगा, लेकिन उतना विशाल नहीं होगा जो पिछले 2 कार्यकाल में हुआ था। तो उसकी विशालता थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन बराबर दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए, राजनयिक संबंध स्थापित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम भी होगा। नैन्सी, बिल्कुल, और सबसे जो प्रमुख बात जिस पर सबकी निगाहें भी इस वक्त टिकी हुई है वो यही रहेगी कि आखिरकार अब जब एनडीए सरकार बनाने जा रही है, तीसरी बार सरकार बनेगी, उसके बाद में जो सहयोगी दल है आखिरकार उनकी क्या भूमिका रहेगी, उन्हें कौन से विभाग दिए जाते हैं, एक बड़ा सवाल सबकी जो नज़र है वो इसी पर रहेगी। खैर जल्द ही स्पष्ट भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।